वेलकम बैक टू कृष्णा कॉमर्स क्लासेस। आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट तथा कॉन्ट्रैक्ट के बीच अंतर। अनुबंध और ठहराव। ठहराव का दूसरा नाम है समझौता, यानी कि समझौता तथा अनुबंध के बीच में अंतर स्पष्ट करें। लिख देते हैं एग्रीमेंट और यहां पे लिखते हैं कॉन्ट्रैक्ट। पहला पॉइंट, एवरी promise or set of promise forming consideration for each other, forming consideration for each other, each other is called agreement। कॉन्ट्रैक्ट में हम दे सकते हैं कि एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय law is called contract। ऐसा एग्रीमेंट जो कानून के द्वारा प्रवर्तनीय है वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। दूसरा अंतर हम लिख सकते हैं यहाँ, एग्रीमेंट इक्वल टू प्रोमिस प्लस कंसीडरेशन। एग्रीमेंट इक्वल टू प्रोमिस प्लस कंसीडरेशन। प्रोमिस होगा और कंसीडरेशन होगा तभी एग्रीमेंट होगा। जैसा कि हमने पढ़ा था कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल टू प्रोमिस। जब तक ऑफर नहीं होगा तो एक्सेप्टेंस नहीं होगा, और जब तक ऑफर और एक्सेप्टेंस नहीं होगा तो तब तक प्रोमिस नहीं हो सकता। यानी कि जब प्रोमिस होगा और प्रोमिस में फिर कंसीडरेशन को शामिल अगर करते हैं तो होता है एग्रीमेंट। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एज पर डेफिनेशन इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सेबल बाय लॉ, दिस इज कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड, एग्रीमेंट के अंतर्गत हम थर्ड में लिख सकते हैं कि एग्रीमेंट इज द ब्रॉडर टर्म बिकॉज अंडर एग्रीमेंट social and legal agreement both are included, and so we can write here agreement is a broader term। एग्रीमेंट क्या है? अपने आप में एक व्यापक शब्द है। बिकॉज
because it includes social agreement and legal agreement both। चूंकि एग्रीमेंट के अंतर्गत सोशल एग्रीमेंट और लीगल एग्रीमेंट दोनों ही सन्निहित होता है, दोनों ही शामिल होते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि एग्रीमेंट जो है अपने आप में व्यापक शब्द है। यदि हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट का, इट इज यूज्ड इन नैरो सेंस, it is used in narrow sense because only legally enforceable agreement is ए कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत सोशल एग्रीमेंट का कोई स्थान नहीं होता। वैसा एग्रीमेंट जो लीगली इन्फोर्सेबल है, जो वैधानिक दायित्व क्रिएट करता है, सिर्फ वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहला सकता है। जबकि एग्रीमेंट के अंतर्गत दोनों ही तरह के एग्रीमेंट शामिल होते हैं, सोशल एग्रीमेंट एज वेल एज लीगल एग्रीमेंट। यानी कि फोर्थ पॉइंट में ये लिखा जा सकता है, एन एग्रीमेंट मे क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन और मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। इट मे और may not create legal obligation। अर्थात ऑब्लिगेशन यानी कि एक एग्रीमेंट के अंतर्गत लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट किया भी जा सकता है और क्रिएट नहीं भी हो सकता है। अर्थात सिर्फ सोशल एग्रीमेंट ही हो सकता है और जो सोशल एग्रीमेंट होगा वो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में लिखा जा सकता है कि इट ओनली क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशन। ये केवल लीगल ऑब्लिगेशन ही क्रिएट करता है। यहां पे हम बात करें फिफ्थ पॉइंट का, हम ऐसे कह सकते हैं कि एन एग्रीमेंट डज नॉट ऑलवेज ग्रांट राइट्स टू द पार्टीज। grants rights to the parties। हमेशा कोई एग्रीमेंट पक्षकार को अधिकार नहीं प्रदान करता, पक्षकारों को। जैसे पिता ने पुत्र से ये प्रोमिस किया था कि यदि तुम अपने एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन से पास होते हो तो मैं तुझे आईफोन मोबाइल दूंगा। दिस इज द सोशल एग्रीमेंट, दिस इज द सोशल एग्रीमेंट। और सोशल एग्रीमेंट में बाद में पिता मुकर जाते हैं, बच्चे यानी स्टूडेंट 60% मार्क्स तो ले आता है लेकिन बाद में पिता आईफोन मोबाइल नहीं देते हैं।
इसका मतलब ये नहीं है कि पुत्र द्वारा पिता पर मुकदमा दायर कर दिया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाया, अर्थात यहाँ पे किसी भी प्रकार का लीगल राइट्स, किसी भी प्रकार का राइट्स नहीं बनता, लीगल राइट्स नहीं बनता, यानी कि यहाँ पे पुत्र का कोई अधिकार नहीं बनता कि वो कोर्ट चला जाए उसके विरुद्ध में, यानी कि अपने फादर के विरुद्ध में। इसलिए कह सकते हैं कि एन एग्रीमेंट डज नॉट ऑलवेज ग्रांट्स राइट टू द पार्टीज। एन एग्रीमेंट डज नॉट ऑलवेज ग्रांट राइट्स टू द पार्टीज। हमेशा एग्रीमेंट पार्टी को अधिकार नहीं देता। अधिकार का मतलब यहां हुआ लीगल राइट। यदि लीगल ऑब्लिगेशन होगा तो वहां पे अधिकार होगा। जैसे कि मोबाइल वाले केस में मैंने कहा, अगर आपने मोबाइल खरीदा है और मोबाइल फोन जो खरीदा उस समय जो आपका को बिलिंग दिया गया, जो टर्म्स एंड कंडीशंस दिया गया, उस टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंगली आपका मोबाइल फोन फिट नहीं बैठता है, उस परिस्थिति में लीगल राइट्स क्रिएट होता है और आप उसके विरुद्ध कोर्ट में जा सकते हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर सोशल एग्रीमेंट होता है, जैसे पिता और पुत्र के बीच में एग्रीमेंट हुआ, हस्बैंड और वाइफ के बीच में एग्रीमेंट हुआ, हस्बैंड ने वाइफ से प्रॉमिस किया कि मैरिज एनिवर्सरी में हम तुमको सोने का हार देंगे और एनिवर्सरी पे ऐसा नहीं दे पाया, तो उस परिस्थिति में वाइफ द्वारा कोर्ट नहीं जा सकती, क्योंकि वाइफ को किसी भी प्रकार का लीगल राइट नहीं मिलता है। ये एक सोशल राइट है। हम कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत लिख सकते हैं कि अ कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज grants right to the party। यहाँ पे पार्टी को हमेशा अधिकार मिलता है, लेकिन यहाँ पे पार्टी को हमेशा अधिकार नहीं मिलता। राइट मतलब कौन सा राइट? लीगल राइट। क्योंकि एग्रीमेंट के अंतर्गत सोशल और लीगल दोनों तरह का एग्रीमेंट होता है। सिर्फ लीगल एग्रीमेंट में ही राइट मिलेगा पार्टी को, सोशल एग्रीमेंट में राइट नहीं मिलेगा। इसलिए एग्रीमेंट के तहत हमेशा पार्टी को अधिकार नहीं मिल सकता है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत पार्टी को हमेशा राइट मिलेगा। जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, चूंकि लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होता है यहाँ, जो भी राइट्स, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो भी एग्रीमेंट होगा और वहाँ लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा और पार्टी को हमेशा अधिकार मिलेगा। पॉइंट नंबर 6 के अंतर्गत ये कहा जा सकता है कि ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, जबकि कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत ये कहा जा सकता है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। जो भी अनुबंध होता है उसे ठहराव से होकर गुजरना पड़ता है। जो कोई भी आप अनुबंध करते हो उसको सबसे पहले ठहराव अर्थात समझौता से होकर गुजरना पड़ेगा, जबकि जरूरी नहीं कि सभी समझौता अनुबंध हो ही जाएगा। कुछ समझौता ऐसा है जो सोशल नेचर का है, यानी कि सिर्फ सोशल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है, लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करता है। वो समझौता जो है वो अनुबंध नहीं होगा। इसलिए तो कहा गया है कि एग्रीमेंट जो है वो अपने आप में व्यापक है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अपने आप में संकीर्ण है। थैंक यू।